जैसा कि बेटा मैंने अभी आपको बताया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इसके अंदर दो ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने लिखा है ऑप्शन हो सकते हैं दो। पहला, व्हेन देयर इज नो क्लेम। दूसरा, व्हेन देयर इज अ क्लेम। ऐसा हो सकता है कि आपने गुल्लक में पैसे जोड़े, रिजर्व बनाया, लेकिन किसी वर्कर को उस साल कोई चोट नहीं लगी है। व्हेन देयर इज नो क्लेम, कोई वर्कर ने क्लेम नहीं मांगा पैसे के लिए, तो सारा का सारा हमारा जो रिजर्व का पैसा है वो बच गया। जो पैसा बच गया वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के पास जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यहाँ तो हमारे पास क्लेम नहीं है तो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा। प्रॉब्लम है कि जब व्हेन देयर इज अ क्लेम, किसी वर्कर को चोट लगती है और वो क्लेम करता है, तब हमें चेक करना पड़ेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, हमारे पास कितना गुल्लक में पैसा पड़ा है और क्लेम कितना है। उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी। और जब हम चेक करेंगे, इसमें 3 सिचुएशन हो सकती हैं। कौन सी 3 सिचुएशन हो सकती हैं ये देखते हैं। पहली सिचुएशन है कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 रुपीज पड़े हैं। हाँ बेटा, पहली सिचुएशन जब आपके पास रिजर्व में 10,000 रुपए हैं और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया 10,000, यानी जिन वर्कर्स को कभी कोई प्रॉब्लम आई होगी तो उन्होंने 10,000 का क्लेम मांगा, तो हमारे पास गुल्लक में है, हम पूरा कर सकते हैं इस अमाउंट को। तो ये सारा जो रिजर्व का पैसा है इस क्लेम के लिए रख दिया हमने, ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व अब जा रहा है तो डेबिट करेंगे, वो लायबिलिटी साइड में क्रेडिट होता है पहले, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। इस रिजर्व को अब हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? क्लेम में। क्यों करा? क्योंकि उन लोगों ने क्लेम किया है तो उन्हें हमें देना पड़ेगा। इस वजह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, राइट। अब आती है सेकेंड सिचुएशन। जब आपके पास वर्कमैन WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 रुपए और क्लेम आया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया 6,000। देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें से आपको 6,000 देना है, लायबिलिटी है, और 4,000 आपका बच गया। इट मीन्स इस 4,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। तो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट नंबर 2 देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, ये 10,000 रुपए था। इसमें से क्लेम के लिए रखना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट 6,000, और बचा कितना? 4। वो किस में बांटेंगे? पार्टनर्स में। यहां मैंने लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, यानी अगर 2 पार्टनर है तो दोनों में, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उनके नाम लिख देंगे आप और ओल्ड रेशो में इस अमाउंट को बांट देंगे, ठीक है। थर्ड सिचुएशन आती है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 10,000 और क्लेम आ गया ज्यादा। अभी तक तो बराबर था या कम था, अब आ गया ज्यादा, यानी इसमें आपको 2,000 की कमी पड़ गई। आपके रिजर्व में तो सिर्फ 10,000 रुपए पड़े थे, तो यहां पर हमें ये 2,000 रुपए कहां से लेने होंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इसीलिए मैंने आपको रिवैल्यूएशन का टॉपिक पहले समझाया था। तो यहां हम एंट्री करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 से रिजर्व आ गया, 10,000 रिजर्व में से आ गया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है जहां पर सारे प्रॉफिट्स और लॉस लिखे जा रहे हैं, उसमें से हमने 2,000 रुपए निकाले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, ये सारा पैसा 12,000 हो गया। कहाँ देना है? प्रोविजन फॉर क्लेम के लिए रखना है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 12,000। तो ये आपकी 4 सिचुएशन बनी। पहली सिचुएशन तो वो है जब कोई क्लेम ही ना हो तो सारा पैसा बच जाएगा। दूसरी सिचुएशन है जब क्लेम है। जब भी क्लेम होगा तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्लेम अमाउंट को और रिजर्व अमाउंट को,
और इन तीनों सिचुएशंस में से जो सिचुएशन आपकी बनेगी, उस सिचुएशन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से आप एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, अभी आपको बताया था कि आपकी बैलेंस शीट में ये 4 चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिजर्व अकाउंट का क्लियर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का क्लियर हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी क्लियर हो गया। अब लास्ट है हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है बेटा? क्या होता है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट करती है, सपोज आपकी पार्टनरशिप फर्म में, रिलायंस में, टाटा में या सुजुकी, किसी भी कंपनी में कुछ शेयर्स में या डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो एसेट साइड में आ जाएगा इन्वेस्ट। सपोज कीजिए आपने रिलायंस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो वो आपकी एसेट है, इन्वेस्टमेंट में आ गया। अब आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मार्केट में शेयरों की वैल्यू बढ़ती और घटती रहती है, तो उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, वो क्वेश्चन में आपके यहाँ ब्रैकेट में लिखी होगी मार्केट वैल्यू, और मैंने डॉट डॉट डाला है कि कुछ भी हो सकती है मार्केट वैल्यू, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी। तो मार्केट में जब हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फ्लक्चुएशंस आती हैं, उन फ्लक्चुएशंस के लिए हर एक बिजनेस एक प्रूडेंस कंसेप्ट आप जानते हैं, आपने 11th में पढ़ा था, रिजर्व क्रिएट करके रखता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कि इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसके लिए रिजर्व है। ये रिजर्व जो है आपका क्यों बनाया गया कि अगर कभी यहाँ हमें नुकसान हो गया तो उस नुकसान को इस गुल्लक से पूरा कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस गुल्लक से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर शेयरों की कीमत बढ़ गई तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब ये रिजर्व बच जाएगा और पार्टनर्स बांट लेते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास ऑप्शंस। इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम कब आएगी, जब मार्केट की वैल्यू इससे कम हो जाएगी, बराबर या ज्यादा होने पर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऑप्शन क्या है, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। सपोज यहाँ लिखा है कि आपकी मार्केट वैल्यू 1 लाख ही है, तो सारा पैसा रिजर्व का बच गया हमारा, तो इस रिजर्व के अमाउंट को हमें किस में बांटना है, पार्टनर्स में, ठीक है ना। तो अब लिखा है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। अब मैंने यहाँ अपना एग्जांपल लिया है कि सपोज करो कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी 1 लाख है, तो आपका सारा रिजर्व बच गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे जनरल रिजर्व बांटा था, बाकी सारी चीजें बांटी थी, ये भी रिजर्व हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट लिख देंगे। 1 लाख का 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द ओल्ड रेशो, क्योंकि ये पुराने हैं, पहले बनाए हुए हैं, तो पुरानी रेशो से ही बटेंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आती है व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, जब मार्केट की वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो मार्केट वैल्यू है 1 लाख से कम हो, ठीक है। अब व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, अब यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3। पहला, सपोज करो मार्केट वैल्यू कितनी है, 80,000, तो हमें यहाँ देखो 1 लाख से 80,000 कितने का लॉस हो रहा है हमारे को, यहाँ पर 20,000 का, और हमारे पास 20,000 का रिजर्व पड़ा है, पूरा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, यहाँ मार्केट वैल्यू है 90,000, हमारे पास 1 लाख, कितने का नुकसान हो रहा है, 10,000, ये नुकसान भी हम इस रिजर्व में से, इस गुल्लक में से पूरा कर सकते हैं। और यहाँ बाकी का जो 10,000 बच गया वो पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में। तीसरा केस, 70,000 मार्केट वैल्यू, यहाँ दिक्कत आ गई, यहाँ आपकी 30,000 का लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। अब आपकी गुल्लक में तो सिर्फ 20,000 रुपए है, तो इस 30,000 में से 20,000 रुपए का नुकसान तो आप इस गुल्लक से पूरा कर लोगे जो आपने रिजर्व बनाया हुआ है। जो बाकी का 10,000 का नुकसान हो रहा है उसे हम कहां से पूरा करेंगे, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशन से रिलेटेड हमारी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी,
इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए गुल्लक में है 20,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, मार्केट वैल्यू 3 तरह की हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। चलिए इसी से रिलेटेड अब हमारी तीनों एंट्रीज हम करते हैं। पहली सिचुएशन, जब हमारी मार्केट वैल्यू क्या है 80,000, पहली सिचुएशन में क्या है 80,000 मार्केट वैल्यू है, यानी 20,000 का नुकसान। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000। अब जो 20,000 वैल्यू कम हुई है तो वो हम किसको क्रेडिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को। आपको मालूम है जब कोई एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट डेबिट करते हैं, जब किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो इस रिजर्व को हमने, ये जो वैल्यू कम हो रही है इसे हमने कहां से पूरा किया, रिजर्व से। अगर सपोज हमारे पास रिजर्व नहीं होते तो हम यहाँ क्या लिखते, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास रिजर्व थे इसलिए इस लॉस को पूरा करने के लिए हमने पैसा कहां से लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से। दूसरी प्रॉब्लम थी 90,000 की, ठीक है। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो 20,000 रुपए है, राइट। हमारी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है, 10,000 से, तो टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया 10,000 से, और जो बाकी का 10,000 रिजर्व में बचा वो हमने कहाँ डाल दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डाल सकते हैं बेटा, या डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी डाल सकते हैं। दोनों सिचुएशन ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में डालने के बाद भी आफ्टर ऑल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में ही तो बांटना है, इसलिए कहीं कहीं आपको बुक्स में यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा मिलेगा, कहीं कहीं बुक्स में आपको यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल भी मिलेगा। दोनों ही चीजें ठीक हैं, ठीक है, दोनों सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन, जहां लॉस 30,000 का है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो रिजर्व में तो 20,000 है हमारे पास, अब यहाँ पर 10,000 और चाहिए। 10,000 कहाँ डेबिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया 30,000 से। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी अगर हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है हमारी बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू का मतलब है जो बुक में हमारी वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी है, जो हमारी यहाँ लिखी हुई वैल्यू है दैट इज बुक वैल्यू। और मार्केट में तो मार्केट जाकर ही पता चलता है, मार्केट सर्वे से पता चलता है क्या वैल्यू है। तो हमारी पहली सिचुएशन, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम, नो प्रॉब्लम, एक जनरल एंट्री होगी। तो यहाँ पर भी एक ही जनरल एंट्री, लेकिन कौन सी होगी वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में क्या एंट्री होगी आपकी, राइट। फिर आता है व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ, ये तो जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। हमारे पास बुक वैल्यू है 1 लाख, क्वेश्चन मैंने लिया एग्जाम्पल में, वैल्यू मार्केट वैल्यू इज 1,30,000, मार्केट वैल्यू कितने से है, 30,000 से है, बढ़ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर 30,000 से बढ़ गई तो यह प्रॉफिट हो गया। अब इसको कैसे लिखा जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व का सारा पैसा तो बच ही गया, पहले उसे तो पार्टनर्स बांट लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो रिजर्व था वो उसको पार्टनर्स को बांट दो या रिवैल्यूएशन में डाल दो, क्योंकि बच गया वो पैसा। दूसरी तरफ एक फायदा और हुआ, नाउ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ प्रॉफिट, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया कितने से, 30,000 से, ठीक है। टू, और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट लास्ट क्लास में सिखाया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। तो इस तरह से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट का। ये केसेस हैं, इन सारे केसेस को पहले समझना है, याद करना है, अंडरस्टैंड करते हुए, ऐसे रटना नहीं है इनके बारे में, बार बार पढ़ने से ये अच्छे से समझ आते हैं, ठीक है। ये तो थी बेटा आपकी चारों की चारों जो सिचुएशंस थी,
ये वाली थी बैलेंस शीट के अंदर। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो तो बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही ना हो, उससे पहले के कुछ बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ नॉट रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें राइट ऑफ नहीं किया। तो ऐसे अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट है आपके पास, काल्पनिक संपत्ति है, तो उसे भी किसमें बांटना होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। चलिए, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, यानी लॉस, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस अगर कोई है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो, उनकी पुरानी रेशो में बांटा जाएगा। ठीक है। अब जब इनको, ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखी होती हैं, एसेट साइड का मतलब डेबिट है, इन्हें जब कैंसिल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसे क्रेडिट करना होगा, डेबिट थी वहां बैलेंस शीट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, लॉसेस उनको बांटने हैं। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा होगा तो आप इसकी ये जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है? जब कभी फर्म ये डिसाइड करती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी फर्म एज इट इज रिजर्व्स, सारे जितने भी रिजर्व्स हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दिखाएगी कि हम जितने पुराने रिजर्व या पुराने प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, एज इट इज नई फर्म में भी दिखाएंगे। अब नई फर्म में एज इट इज अमाउंट दिखाना है, इसका मतलब उसको बांटना नहीं है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना होगा? तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। अगर वो एज इट इज चीजें दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करनी होगी? एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी बेटा। आज एडजस्टमेंट में सिखाई थी ना एडजस्टमेंट एंट्री करनी। एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। वो एंट्री क्या है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। तो एंट्री क्या होगी? जिसको गेन हो रहा है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसे एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स और वाई को गेन होता है, जेड को सेक्रीफाइस होता है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करना है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि जो नेट रिजल्ट आ रहा है उस अमाउंट से जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है फर्म उससे पैसा लेगी और जिसको नुकसान हो रहा है उसको देगी। ये एंट्री फर्म के हिसाब से है। फर्म क्या करेगी? गेनिंग वाले को डेबिट किया, भाई ला दे पैसा, उसके लिए डेटर हो गया। देना है किसको? सेक्रीफाइसिंग को, उसके लिए क्रेडिटर हो गया। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले अभी जितना भी मैंने आपको समझाया है उससे रिलेटेड सारी इलिस्ट्रेशन फ्रॉम द बुक आप करेंगे टीएस ग्रेवाल से, और कुछ एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। एक्सरसाइज क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन है बेटा ये, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2019, they decided to share future profits equally. यहाँ पर रेशियो चेंज हो रही है। पहले x और y 3:2 में अपना प्रॉफिट बांटते थे, अब दे डिसाइडेड 1 अप्रैल से उनका शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। रेशियो चेंज हो रही है इक्वली। ऑन दैट डेट ऑफ चेंज इन PSR, उस दिन जब उन्होंने रेशियो चेंज की, द प्रॉफिट एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,50,000। यानी उस समय उनकी बैलेंस शीट ने बताया कि उनके पास पिछला 1,50,000 का प्रॉफिट पड़ा है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है इसको बांटने की एंट्री करो इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले पुराना प्रॉफिट बांट लो और उसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो मैंने अभी आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी इसकी कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो लायबिलिटी में क्रेडिट में पड़े थे आपके पास, इसको अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसकी क्या एंट्री होगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000, पुराना पार्टनर एक्स एंड वाई दोनों की ओल्ड रेशो क्या थी 3:2 थी, राइट। तो 1,50,000 को 3:2 में बांटोगे टू एक्स कैपिटल 90,000 टू वाइज कैपिटल 60,000। इस तरह से आपको ओल्ड लिखना है, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो अभी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू बेटा।